हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं कि चैनल हमने बनाया है एनडीए नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो हम यहाँ पे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं 3 चैप्टर्स करवा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। 4th चैप्टर चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायनॉमियल थ्योरम, जिसमें जनरली इश्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसका हम लोग कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं, ये 4th पार्ट आज मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए। मतलब इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, उस पर ही मैंने ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन इस पे है उस कॉन्सेप्ट पे, और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप है। तो अपन आगे करेंगे। अभी फिलहाल देखो एक बार, जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो भी देख रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल पाए। तो और कंटिन्यूसली इसके साथ बने रहिए। आगे देखते हैं। देखो ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए बोर्ड पे। ये क्वेश्चन है, इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म विल बी इंडिपेंडेंट टर्म। इसके प्रसार में कौन सा पद x से स्वतंत्र होगा। यहाँ पर x भी नहीं लिखा हुआ है, तो इंडिपेंडेंट टर्म की मीनिंग यही होगा कि x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो सीधी सी बात देखो, यहाँ से क्या है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। मैंने कहा है कि क्या करना होता है जनरली अपने को, यहाँ tr+1 लिखते हैं पहले, फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ x की जो भी पावर्स होती है उसको x की पावर 0 से इक्वेट करके r की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट वो एक लेंथी प्रोसेस है। उस लेंथी प्रोसेस को हटाने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, और दैट इज r इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूरी टर्म ही फाइंड करनी होगी, या फिर हमें केवल ये बताना होगा कि विच टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म। तो बस केवल ये आंसर देना होगा, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म कौन सी टर्म होगी जो कि x से स्वतंत्र होगी। n फॉर इंडेक्स, अल्फा फॉर फर्स्ट टर्म टू द पावर, एंड बीटा फॉर दिस टर्म टू द पावर। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली ये स्क्वायर रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी कहानी है कि ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x टू द पावर 1/2। तो x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। ये तो हो गया अपना अल्फा। सिमिलरली ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा बीटा। तो अपन अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू तो हो गई 1/2, बीटा की वैल्यू होगी अपनी 2, n की वैल्यू होगी अपनी 10। n जो होगा मैंने कहा था, यहाँ x टू द पावर n की बात करते हैं तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 हुआ तो x टू द पावर m से कंपेयर किया तो m की वैल्यू क्या हो गई, 0। सब यहाँ पुट कर दोगे, r की वैल्यू फाइंड कर लो। n इज इंडेक्स 10, अल्फा इज 1/2 माइनस m की वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 2। तो फाइनली देखो ये 10 से 2 कट किया अपन ने, तो ये हो गया देखो 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 मतलब हो गया 5/2। 2 प्लस 1/2 इट मीन्स 5/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये r इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर r की वैल्यू 2 आई है तो इसका मतलब टर्म क्या होगी, एक नेक्स्ट टर्म 2 + 1 इट मींस t3, यानी कि थर्ड टर्म विल बी द इंडिपेंडेंट टर्म। इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड टर्म जो है वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट टर्म या x से स्वतंत्र। देखो आगे नेक्स्ट, बार बार पूछते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था। इसी में देखो आगे ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ इन एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 + x टू द पावर 15 के प्रसार में if 2r + 3th and r - 1th terms have equal coefficients then value of r will be equal to। तो r की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के गुणांक, ये वाला पद और ये वाले पद के गुणांक अगर समान है, इसके प्रसार में इन दोनों के गुणांक यदि समान है तो r की वैल्यू क्या होगी। सीधा सा क्वेश्चन है, जो कुछ भी नहीं करना है। मुझे एक तो 2r + 3th टर्म लिखनी होगी और एक मुझे r - 1th टर्म लिखनी होगी। तो अगर मैं 2r + 3th टर्म लिखता हूँ तो देखो क्या लिखेंगे, t2r + 3 इज इक्वल टू, क्या होता था जनरल टर्म में r + 1 होता था, तो हम इधर जो यूज करते थे वो r यूज करते थे, और r इससे 1 कम होता है। तो r इससे 1 कम किया तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या होगी, 2r + 2। तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसके एक्सपेंशन में, फर्स्ट टर्म होगी बायनॉमियल कोएफिशिएंट NCR, r इससे 1 कम, तो इससे 1 कम किया तो 2r + 2। फर्स्ट टर्म की पावर n - r, फर्स्ट टर्म कौन है 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन लिखेंगे नहीं। सेकंड टर्म टू द पावर r,
सेकेंड टर्म होगी अपनी x और r का मतलब ये पूरा हो गया 2r+2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2r+2, तो ये तो यही 2r+3 टर्म हो गई अपनी। ऐसे में लिख दूं यहाँ से r-1 टर्म, तो देखो tr-1 टर्म विल बी इक्वल टू NCr 15c, और r जब यहाँ लोगे तो इससे एक कम लोगे, इस r-1 में से एक कम किया तो इसका मतलब हो गया देखो r-2, ये एक कम कर दिया अपन ने। फर्स्ट टर्म 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड टर्म हो गई x, तो x टू दी पावर r का मतलब r-2। क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि इनके कोफिशिएंट जो है वो सेम है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x को छोड़कर बाकी जो भी बचा हुआ है इसको छोड़ देंगे अपन, तो जो भी बचा हुआ है वो कोफिशिएंट सेम होते हैं, ठीक मतलब दिए हुए हैं अपने क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या लिख दूं मैं यहाँ से कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कोफिशिएंट्स क्या दे रखे हैं, बराबर। तो अपन यहाँ से लिख देंगे देखो 15c 2r+2 इज इक्वल टू 15c r-2। इनको ऐड किया अपन ने, NCx इज इक्वल टू NCy, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दोनों का सम 15 के बराबर होना चाहिए। देख लेना एक बार, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं अपन ने, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। NCx इज इक्वल टू NCy अपन प्रॉपर्टी लिखे हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं। इन दोनों को ऐड किया तो क्या होना चाहिए, देखो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे अपन, 2r+2 प्लस r-2 इज इक्वल टू 15। इस 2 से 2 कट गया, 2r प्लस r हो गया 3r, तो 3r इज इक्वल टू 15। इट मीन्स r की वैल्यू कितनी जाएगी, 5। दोनों को इक्वेट किया, ये NCx इज इक्वल टू NCy की प्रॉपर्टी में लिखवा चुका हूँ। अगर ये है तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू n, तो मैंने क्या किया, इनको सम करके 3r इज इक्वल टू 15 हो गया, r की वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आगे फिर देखते हैं। इसी में देखने एक बार, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ टू फाइंड pth टर्म फ्रॉम एंड, अंत से पीवा पद ज्ञात करना। हमें क्या करना है, एंड से क्या निकालना है, pth टर्म फाइंड करना है। देखो एक बार पहले बात समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने लिखा है x प्लस 3 टू दी पावर 8, ये लिखा हुआ है अपने पास, और मैं कहता हूं तुमसे कि मुझे एंड से थर्ड टर्म फाइंड करनी है। क्या करना है अपने को, एंड से थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अब जो भी अपन ने फॉर्मूला लिखा है, जैसे अपन ने जो जनरल टर्म लिखी tr+1, वो tr+1 हमने स्टार्टिंग से लिखी है, ना कि हमने एंड से लिखी है। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि वहां पे मैं t3 लिख दूं ऐसे, तो ये t3 जो आएगा वो फ्रॉम बिगिनिंग आएगा, जबकि हमें कहां से चाहिए, फ्रॉम एंड। इसके दो तरीके होते हैं। देखो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में इंडेक्स अपना छोटा है, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ऐसे होता है जनरली। बट एक बार कभी ये भी हो जाता है, पहले बात समझना, अगर ये छोटा इंडेक्स है तो मुझे वो जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं कॉमन सेंस से ही कर सकता हूँ। और कैसे करोगे, हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो इंडेक्स होता है उससे एक टर्म ज्यादा होती है। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो अगर 8 इंडेक्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है, अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो 8+1 यानी कि कितनी टर्म्स होंगी, 9। तो लास्ट में 9 टर्म आ गई, उससे जस्ट पहले 8 टर्म होगी, उससे जस्ट पहले 7 टर्म होगी। तो देखो एंड से थर्ड टर्म का मीनिंग क्या हो गया, 9 8 7। तो एंड से तो कौन सी टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म, और स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूंगा तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म हो गई, 7 टर्म। तो अपन कह सकते हैं कि मैं t7 फाइंड कर लूंगा इस एक्सपेंशन में। तो ये होता है। अब इसको क्या होता है कि ये तो डायरेक्टली था तो मैंने ऐसे लिख दिया, छोटा इंडेक्स था, 8 ही था। लेकिन अगर ये इंडेक्स बड़ा होता, सपोज करो कि ये इंडेक्स जो हमको क्वेश्चन ही केवल ये पूछना होता कि अगर एंड से जो थर्ड टर्म है वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, तो वो इंडेक्स भी अजीब सा देंगे। इंडेक्स कैसे दे देंगे, वो इस टाइप से है
कि 256 यहाँ से लिख दिया इस तरह से, और उन्होंने कह दिया अपने को कि एंड से 134 टर्म स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, इस टाइप से क्वेश्चन बना दिया सपोज करो, तो अपन लिख भी नहीं सकते ऐसे तो इस तरह से, और नहीं उल्टा काउंट कर सकते, नहीं ऐसे आगे से देख सकते। तो इसके लिए अपन आगे एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो मैं लिखवा रहा हूँ वो क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिख दोगे, देखो क्या फाइंड करना है, एंड से पीरियड टर्म फाइंड करनी है मुझे, तो मैं लिख दूं पीरियड टर्म फ्रॉम एंड, अंत से पी वापस, वो बराबर होता है n माइनस पी प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अंत से p वापस बराबर होगा शुरुआत से n माइनस पी प्लस टू टर्म। जैसे वो पहले वाले एग्जांपल में लेता हूँ x प्लस 3 टू द पावर 8, हमने देखा था वो आई थी अपनी 7 टर्म, लास्ट से लिखा था 987, तो 7 टर्म हो गई थी वो स्टार्टिंग से। तो इससे करोगे अगर, तो इससे देखो t3 फ्रॉम एंड विल बी इक्वल टू n की वैल्यू इंडेक्स के बराबर 8 माइनस p का मतलब हो गया थर्ड, p मतलब हो गया 3, तो 3 प्लस 2, देखो यहाँ से 8 माइनस 3 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, तो वापस से क्या जाएगा 7 टर्म। तो ये ध्यान रख लोगे कि अंत से p वापस, तो वो स्टार्टिंग से कौन सा पद हो जाएगा, शुरुआत से n माइनस पी प्लस टू टर्म, तो अपन वो tr+1 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा पाएंगे, देखना एक बार। देखो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते देखो कि ये जो 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 है, इसके एक्सपेंशन में अपने को 4 टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, तो वो सेम बात होगी। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, सीधी सी अपने को पता चल चुका है कि एंड से 4 टर्म विल बी इक्वल टू फ्रॉम स्टार्टिंग, बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी ये फाइंड कर लूं मैं, तो बिगिनिंग से निकालने के लिए n 10 माइनस p मतलब 4 प्लस 2 मतलब 2, यानी कि 10 माइनस 4 इज 6 और 6 प्लस 2 8 टर्म, यानी क्या फाइंड करना है हमने को, सीधा सा क्वेश्चन हो गया कि स्टार्टिंग से कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8 टर्म, वो 8 टर्म एंड से किसके बराबर होगी 4 टर्म के, तो मैं लिख देता हूं देखो t8 इज इक्वल टू NCR का मतलब 10c, r इससे कम लेते हैं, यहाँ 8 है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 7, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बीच में, एक बार देख लेना पहले, यहाँ देखो एक बार, अगर ये माइनस साइन है तो माइनस साइन होता है तो अपन क्या फैक्टर लेते हैं -1 टू द पावर r, तो -1 टू द पावर r का मतलब हो गया ये 7, यहाँ लिख दो -1 टू द पावर 7, देन 10c7 फर्स्ट टर्म 2x टू द पावर n माइनस r, 10 माइनस 7 का मतलब हो गया 3, और सेकेंड टर्म टू द पावर r यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 7। देखो एक बार पहले तो ये x वाली बात कर रहे हैं अपन, ये यहाँ पे देखना 2x टू द पावर 3 और 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 लिखा हुआ है, तो 2x टू द पावर 3 और 1 बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 लिखा हुआ है अगर, तो ये तो x क्यूब है और ये 2 और ये 7 तो x टू द पावर 14 है, ये x टू द पावर 14 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ तो हो गया x की पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर -14, तो ये हो गया x टू द पावर -14, तो यहाँ 3 और -14 x टू द पावर -11, तो ये तो x की बात खत्म। सोल्व करना है जनरली जैसे करते हैं वैसे सोल्व कर सकते हो, ये माइनस की पावर ओड होगी तो -12 आ जाएगा, अपन कई बार कर चुके हैं कि माइनस की पावर ओड है तो ये माइनस मैंने लगा दिया। इसके साथ देखो ये 2 टू द पावर 3 की वैल्यू हो गई 8 इनटू ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट और बचा है 10c7, तो इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट 10c7 में अपने को करना है, तो इसके लिए देखो लिख दोगे
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर का मतलब 3 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से ये भी यहाँ पे जगह नहीं है, इसको सोल्व कर लेना। 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 9 8 डिवाइडेड बाय 6 into -8 x to the power -11। इसका शायद आंसर है अपना -960 x to the power -11। तो चेक कर लेना, ये यहाँ से बस इसको कट करना और आंसर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। देखो आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। ये आंसर होगा 960 x to the power -11। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट एक ये कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n के प्रसार में पदों की संख्या। देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि अपन इसको बहुत, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा भी, बहुत अच्छी ट्रिक है और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बट बात समझना, देखो एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा है, हम जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, वो हम पढ़ रहे हैं देखो बायनोमियल, और ये बायनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है। अगर बायनोमियल होता तो मैं डायरेक्टली क्या कह देता, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी n+1, बट दिस इज नॉट बायनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल है तो अपने को पता नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मुझे अभी तक जो भी आता है मैंने क्या सीखा है, मैंने यही सीखा है कि मैं बायनोमियली इसको एक्सपेंड कर लूँ। तो बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए मैंने क्या किया, इसको इस पीछे वाली टर्म को एक बना दिया ऐसे सिंगल इस तरह से। तो एक टर्म थी हुई, एक टर्म पूरी ले ली। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, nc0 फर्स्ट टर्म टू द पावर n सेकंड टर्म टू द पावर 0। नेक्स्ट आगे nc1 फर्स्ट टर्म टू द पावर n-1 सेकंड टर्म टू द पावर 1, ऐसे चलते जाओ। nc2 x टू द पावर n-2 y प्लस z टू द पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। देखना अब यहाँ पे कि हर टर्म में टर्म्स होंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन चल रहा है साथ में। मुझे पता है कि इंडेक्स से एक ज्यादा टर्म्स होती है, और वैसे भी ये 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू इधर से इसकी वैल्यू भी 1 होगी, nc0 इज 1 अपन बात कर चुके। तो केवल एक टर्म बचेगी x टू द पावर n, और वैसे भी मैं इंडेक्स वाइज देखता हूँ तो इस पूरे एक्सपेंशन में केवल एक ही टर्म होगी। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हो तो इस पूरे एक्सपेंशन में 2 टर्म्स होने वाली है, इंडेक्स से एक ज्यादा, तो 2। सिमिलरली इसमें एक टर्म ज्यादा होगी, इंडेक्स से 3, ऐसे चलते जाएंगे। तो लास्ट में अपने को पता है लास्ट वाली टर्म क्या बनती है, ncn x टू द पावर 0 y प्लस z टू द पावर n। तो इसमें इंडेक्स से एक ज्यादा होता तो यहाँ पे क्या लिख देते n+1। तो ये टर्म हो जाती है अपनी, इसमें टर्म्स होती है n+1। देखो टोटल इसमें एक पद, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद, इसमें n+1 पद। अपने को इन सब पदों की संख्या बतानी है, यानी कि इन सबका सम करना है। तो इन सबका सम करना है, तो इनके सम के लिए क्या करोगे, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दूं, देखो इनका सम करना है फर्स्ट से लेके n तक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो होता है n इंटू n+1/2। तो मैं लिख दूं देखो n इंटू n+1/2, ये तो यहाँ तक की बात है, ये n हो गया अपना, और प्लस क्या कर दूं मैं n+1, ऐसे लिख सकते हैं। तो n+1 होगा तो यहाँ पे इस जगह देखना एक बार, देखो तो n इंटू n+1/2 तो यहाँ तक हो गया, और n+1 मैंने यहाँ पे ले लिया, इनका सम करना है। देखो इसके बजाय भी रादर मैं डायरेक्टली, मुझे पता है 1 से कहाँ तक चलना है, n+1 तक। तो n इंटू n+1/2 वाला जो फॉर्मूला था उसमें मैं क्या कर दूं, देखो n को रिप्लेस कर दूं बाय n+1। तो अपन यहाँ से यहाँ तक का सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ रिप्लेस किया तो n की जगह रखा n+1 इंटू
इस n+1 में यहाँ पे n की जगह n+1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा n+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनली आ गया अपना n+1 इंटू n+2/2, n+1 इंटू n+2/2. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू n+1 इंटू n+2/2. अब बात समझना, देखो यहाँ पे मेन जो बात है वो अभी होने वाली है. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. यहाँ से देखो ट्राइनोमियल था तब भी मेरा काम हो गया. सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर n. तो अब ये जो है अगर मैं ऐसे एक्सपेंशन करके भी देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो गई, क्योंकि अब ये क्वाड्रिनोमियल बन गया, मतलब सॉरी टेट्रानोमियल बन गया, यानी कि ये भी जो है इसमें 4 टर्म्स हो गई. यहाँ तो 3 थी, अब ये 4 टर्म्स हो गई. तो ये तो अब और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो और बड़ा होगा. तो अपन क्या करेंगे, देखो मेरी बात सुनना, इसमें 2 तरह की बात होती है. एक तो फर्स्ट बात ये है कि इसी क्वेश्चन को मैं एक तो नॉर्मल लिखूं -1 प्लस जेड टू द पावर 10, ये लिखा हुआ है. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में पदों की संख्या क्या होगी. इस माइनस के होने से और इस प्लस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसकी जगह प्लस ले लो, इसकी जगह माइनस ले लो, दोनों जगह माइनस ले लो, दोनों जगह प्लस ले लो, उससे नंबर ऑफ टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेकंड, अगर मैं लिखता हूँ 3x - 4y प्लस 5z टू द पावर 10, ये लिख दिया मैंने, तो भी ये कोफिशिएंट्स के होने से नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आंसर वही रहेगा n+1 n+2/2. बात कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन हो गया अपना 4x - 5y प्लस 3w प्लस 6z, मतलब 4 टर्म्स हो गई इसमें. तो अब आंसर जो है n+1 n+2/2 नहीं होगा. तो तुम 3 के लिए तो फिर भी ध्यान रख लेना n+1 n+2/2, बट जैसे 4 टर्म्स आ गई और जो भी आगे केसेस उनको क्वेश्चन लेना होता है तो वो नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा बढ़ा देते हैं यहाँ पे. तो देखना एक बार ध्यान से, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इससे ही हमें आगे से करना है. हम ये एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इससे ही करेंगे. और उससे क्या होता है, देखो इसको लिखा जाता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये n है मान लो. तो यहाँ पे देखो इसका आंसर देना है मेरे को n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ये इसका आंसर होगा नंबर ऑफ टर्म्स का. वेयर k इज टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. अगर यहाँ 4 टर्म्स हैं तो k की वैल्यू 4, अगर यहाँ 3 टर्म्स हैं तो k की वैल्यू 2. तो देखो इस लास्ट वाला जो अपन ने किया है पूरा, इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ. यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी अपनी 3, तो k की जगह क्या लिख दोगे 3. तो k की जगह 3 रखा तो क्या बनेगा n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1. k की जगह क्या लिख दिया मैंने 3, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कितनी है 3. मैं बता ही चुका हूँ प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर यहाँ टर्म्स 4 होंगी तो यहाँ 4 ले लेंगे, 5 होगी तो 5 ले लेंगे. क्या बन रहा है देखो अपना n प्लस 2c2, n प्लस 2c2 बन गया. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं. ऊपर वाले को क्या लिखूंगा n प्लस 2 n प्लस 1, आगे n फैक्टोरियल बनेगा और नीचे n फैक्टोरियल से कट जाएगा. क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल नीचे लिखोगे तो n माइनस r फैक्टोरियल से नीचे क्या आएगा n फैक्टोरियल, उसके n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा. फाइनली नीचे क्या बचेगा r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इज 2. तो वापस से क्या आ गया n प्लस 1 n प्लस 2/2. तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना है इसको. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मेनली अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ से, ये कभी नहीं भूलना है. n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखो. देखो आगे देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास कि x माइनस 2y प्लस 4z की पावर 8 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस. तो मैंने क्या बताया, अपने को क्या डायरेक्ट ध्यान रखना है, केवल हम ध्यान रखेंगे n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, वेयर n इज इंडेक्स. तो n की वैल्यू तो होगी अपनी 8, k हो गया इतनी जितनी टर्म्स अंदर है. कितनी टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3, तो यार रख दोगे 3 टर्म्स
-1c, k -1 का मतलब 3 -1 क्या हो गया देखो ये 8 और 3 11, 11 - 1 is 10, 10 3 - 1 is 2, तो 10c2। कोई NCR का फॉर्मूला लगा दे, NCR के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या करते थे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखा 10 9 इनटू 8 फैक्टोरियल लिखोगे, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपना देखो डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट किया 5 टाइम्स, 5 9 is 45। इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 45 के बराबर होगी। जैसे देखो आगे नेक्स्ट एक 4 वाला भी कर लेते हैं अपन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 3x minus 2y plus 5z plus 6w to the power 10। ये कोई क्वेश्चन है अपना। इसके प्रसार में पदों की संख्या निकालनी हमने। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो क्या करोगे भाई वापस n plus k minus 1 c k minus 1, n इज इंडेक्स, इंडेक्स हो गया अपना 10 प्लस k हो गया 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4 minus 1 c k minus 1, k minus 1 की वैल्यू क्या होगी, k कितना हो गया देखो भाई वापस से 4, यानी कि 4 minus 1, 10 और 4 14, 14 minus 1 is 13, यहाँ लिख दूंगा मैं 13c3। वापस से NCR का फॉर्मूला लगाओगे, that is 13 factorial divided by 10 factorial into 3 factorial। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ, 13 12 11, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होना ही, नीचे वाले 10 फैक्टोरियल से ऊपर वाला, नीचे क्या बचा ओनली 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 2 1, कैंसिल कर लो देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि फाइनली बचा अपना 11 into 2 22 into 13, ये 6 5 रिमाइंडर 31, 13 2 जा 26, 2 रिमाइंडर गलत हो गया, 13 2 जा 26, तो 6 और 2 हो गया अपना कैरी, तो 32 जा 26 और 2 28। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी अपनी 286। तो इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या 286 होगी। तो बात सुनना एक बार ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये। यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स और अच्छे बचे हुए हैं इस टॉपिक में, तो ये ध्यान रखना एक बार। सारे वीडियोस आप लोग देखें, जो भी नए व्यूवर्स हैं मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप लोग उसको सबसे पहले देख पाओ। और लिंक जो है वीडियो के साथ इस तरह से देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अपन एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के कॉपी पेन लेके आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज वीडियो देखो, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आज वीडियो देखा फिर उसके बाद पता नहीं कल देखेंगे, ऐसा होता है, तो आप ऐसा मत करो, आप वेट कर लो। अगर मेरे 3-4 वीडियो डलने के बाद मैं कहता हूँ कि आज टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आप पेन कॉपी लेके उनके सारे वीडियोस जो भी है पार्ट 1 से लेके लास्ट पार्ट तक सारे वीडियोस देखो और उस दिन पूरा बैठ के चैप्टर को कंप्लीट करो। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो क्या करें, जैसे ही वीडियो आए उस चैप्टर उस वीडियो को देख के और वहाँ तक का कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर ले। तो अब जैसे भी आपकी इच्छा है, जैसे करना चाहो, तो धीरे धीरे कनेक्शन बढ़, मतलब इससे मतलब कहने का ये है कि आप रेगुलरिटी रखोगे तो इसका आउटपुट आपको जरूर मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच।